नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राजधानी भोपाल में एक ऐसा मंच सजा जहां नीतियों की नहीं नीति की बात हुई। नाम था नीति संवाद। आयोजन किया था नीति आयोग ने। मंच पर मौजूद थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वरिष्ठ विचारक इंद्रेश कुमार। चर्चा का विषय था शिक्षा में संस्कार, स्वास्थ्य में सेवा और शासन में शुचिता। वक्ताओं ने शब्दों के जरिए बड़ा दर्शन पेश किया, मगर सवाल यह है कि क्या ये बातें सिर्फ मंच तक सीमित हैं या सियासत में इनका कोई ठोस आचरण भी दिखाई देता है। आज हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर है, लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले इस खास रिपोर्ट को देखिए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में नीति आयोग की ओर से आयोजित नीति संवाद कार्यक्रम एक अनूठा प्रयास था, जहां शासन से जुड़े विषयों पर केवल शासकीय कार्य नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि सरकारें अब केवल विकास पर नहीं, संस्कृति आधारित नीति निर्माण की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और भारतीय परंपराओं को एक सूत्र में पिरोने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर नीति संवाद की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मातृभाषा आधारित बनाना समय की मांग है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी दिशा में क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने उदाहरण दिया कि कैसे वीरांगनाओं, आदिवासी नायकों और भारत के गौरवशाली अतीत को शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों में केवल जानकारी नहीं, जड़ें भी गहराई से विकसित हों। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आयुष का महत्व स्थापित हुआ और आयुष में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक समग्र रूप से चिकित्सा पे थी, तो वो नानाजी देशमुख का हमारा चित्रकूट विश्वविद्यालय ध्यान में आता है। जब दादी माँ का बटवा और ये सब कोविड के समय सब ध्यान में भी आ गया, हमारे लिए बड़ा कठिन चुनौती का समय था। ऐसे में हमारी उस दौर के जीवन शैली ने भी हमको बचाया। आचार विचार सहित योग प्राणायाम से लगा करके जिस प्रकार से उस दौर के अंदर आयुर्वेद ने हिम्मत दिलाई, और अपने लिए नहीं, वो नमस्कार तो दुनिया अपनाने लग गई कि वाकई में एक दूसरे का शिष्टाचार में प्रणाम का क्या महत्व होता है। तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी बातों को लेकर के एक तरह से पुनरावलोकन का समय चल रहा है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार ने शिक्षा के स्वरूप और उसके सामाजिक प्रभाव पर जोरदार बात रखी। उन्होंने कहा कि आज का शिक्षित व्यक्ति अगर भ्रष्ट, अहंकारी और असंवेदनशील हो रहा है तो इसका कारण है शिक्षा में संस्कारों की कमी। उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही गुरु से शिक्षा पाने के बावजूद राम और रावण में फर्क केवल संस्कारों का था। इंद्रेश कुमार ने आगाह किया कि अगर शिक्षा को केवल रोजगार का माध्यम समझा गया तो यही शिक्षा आतंक और हिंसा को जन्म दे सकती है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहनलाल जी यादव और उनके मंत्रिमंडल के नेतृत्व में आप सब ब्यूरोक्रेट्स भी मिलकर, समाज के प्रबुद्ध जन भी मिलकर एक नया मध्य प्रदेश, एक नया हिंदुस्तान बनाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वह यशस्वी हो और सफल हो। आप सब मिलकर मध्य प्रदेश को एक मॉडल स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, कोशिश करनी है तो फर्स्ट डिवीजन के लिए करिए, कोशिश करनी है तो मेरिट होल्डर बनने के लिए करिए, और कोशिश करनी है तो बेहतरीन बनने के लिए कोशिश करिए। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पूछा कि क्या नीति आयोग जैसे संवैधानिक निकाय का मंच किसी विशेष विचारधारा के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष ने तंज कसा कि मंचों से तो शिक्षा में मातृभाषा, संस्कार और सेवा की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। सरकारी स्कूलों की हालत क्यों नहीं सुधर रही? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, दवाएं और सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या नीति निर्माण में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज शामिल है? मुख्यमंत्री महोदय निरंतर सरकार चलाने में विफल साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर विभाग में आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज भी एक समारोह में मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी बड़ी बातें की, शिक्षा में संस्कार की बातें की, परंतु मध्य प्रदेश में शिक्षा माफियाओं की जड़ें कितने अंदर तक गहरी हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के युवाओं से छुपा नहीं है। आज मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा माफियाएँ चला रहे हैं। 4 साल की डिग्री 8-8 साल में नहीं हो रही है, परीक्षाएँ नहीं ली जा रही है, परीक्षा होती है तो
नियुक्तियां नहीं दी जाती। निश्चित ही आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय बातें कर रहे हैं, इसकी ज़मीनी हकीकत और मुख्यमंत्री महोदय की बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। नीति संवाद में विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और अधिक सार्थक बना दिया। मंच से कही गई बातों ने विचार जगाया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये संवाद सरकार की नीतियों में भी झलकेगा? क्या शिक्षा व्यवस्था में संस्कारों की वापसी होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था में सेवा भाव प्राथमिकता पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो नीति और नेक नियति आज हमारी चर्चा का यही विषय है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सचिन वर्मा जी जुड़े हैं। सचिन वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक विश्लेषक अविराज जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अविराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सचिन वर्मा जी, जिस तरह से वरिष्ठ विचारक इंद्रेश कुमार जी ने मंच से कहा कि हमें कोशिश करनी है तो 100% लाने की, कोशिश करनी है तो मेरिट होल्डर बनने की, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज ये कोशिश हम हमारे छात्रों को दे पा रहे हैं? क्या ऐसी व्यवस्था सरकार बनाने में सफल हो पाई है प्रदेश में? ये एक सतत प्रयास है और जो मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा और नीति जी क्रियान्वयन का जो एक भार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, तो हम नीति निर्धारण की प्रक्रिया में जिस तरह से जी संगठन को और जिस तरह से एक जो जनता की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं जी, उससे कहीं ना कहीं जो है जो नीति निर्धारण जो हो रहा है उसमें मानवीय मूल्यों का जो है जी उनके बारे में एक महत्व जो है वो हमारी सारी नीतियों में आपको दिखाई देगा कि जो जी। मानवीय मूल्य हैं उनको जी। फिर से प्रतिस्थापित करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो जो है वो अतुलनीय है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जी। और नीति के क्रियान्वयन, उसके मूल्यांकन, फिर लोकतंत्र, न्याय में समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही की जो एक नीति जो एक भाजपा ने निर्धारित कर रखी है और जो एक डिलीवर करने का जो एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो एक डिलीवरी सिस्टम शुरू किया है और जो 2 वे कम्युनिकेशन शुरू हुआ है कि हम ऐप के माध्यम से जनता से सरकार अपनी रेटिंग करवा रही है। सरकार पूछ रही है कि आपको हमारी कौन कौन सी जो नीतियां हैं, कौन कौन सी हमारी स्कीम्स हैं जिसका लाभ आपको प्राप्त हुआ है। तो एक जो 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। पहले सिर्फ ये होता था कि सरकारें सिर्फ अपनी बातें करती थी, जनता की बातें कहीं कोई रिकॉर्ड पे आती नहीं थी। आज जनता जो है वो रेटिंग कर रही है, वो सरकार को बता रही है कि उन्हें कहाँ किन किन सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ है, सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और उनकी जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो जो सक्सेस स्टोरी है उसको सुनकर भी जनता जो है वो जो है लाभान्वित होती है, अन्य लोगों को भी उससे लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। जी धर्मेंद्र शर्मा जी, आज ये पूरा आयोजन हुआ और इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बयान आता है कि केवल एक विचारधारा का ये मंच बनकर रह गया, लेकिन यहाँ तो नीतियों की बात हुई, शिक्षा व्यवस्था में कैसे हम अपना 100% दे सकते हैं और संस्कारों से इसे जोड़ सकते हैं, उस पर भी चर्चा हुई। फिर विपक्ष क्यों इसे सिर्फ एक विचारधारा का आयोजन बता रहा है? पूर्ण जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का जी लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार का माध्यम बनाकर उनका दुरुपयोग कर रही है जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आपको मैं याद दिलाऊंगा, आप ही की रिपोर्ट एक बार डिबेट हुई थी तो आपको शायद याद हो, पिछले 10 साल में 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल पूरे देश में बंद हो गए। जी जी। आप एक तरफ शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा रहे हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है और उसका व्यापारीकरण हो रहा है। जी। फिर आपने संस्कारों की बात की, तो आप अपने मंत्रियों को संस्कार कब सिखाएंगे? ग्वालियर में एक मंत्री आधी रात में एक होटल में घुस जाते हैं और जो है वहां के स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं। जी।
टेबल ना मिलने पर, ये आपके संस्कार हैं? या आपके संस्कार जो आपको उमा भारती जी ने याद दिलाया 2 दिन पहले जी कि सौरभ शर्मा एक अकेला इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता जिसकी गाड़ी में 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए कैश मिले, वो बिना भाजपा के बड़े नेताओं के, मंत्रियों के संरक्षण के इतनी जल्दी जमानत कैसे प्राप्त कर लेता है? क्या कारण है कि लोकायुक्त ने जी चालानी पेश नहीं किया एक समय सीमा में? एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र लग गया, पूरी सरकार लग गई। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सिर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 22 साल से मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया और आज इनके नेता सत्ता के मद में इस कदर चूर हैं। आपने देखा था कुछ समय पहले प्रहलाद पटेल जी किस प्रकार से एक कर्मचारी के साथ बदतमीजी दे रहे थे। कभी कोई इनका मंत्री आधी रात में घुसकर किसी के साथ बदतमीजी देता है। तो सत्ता का नशा इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है और संस्कार विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब इनको भ्रष्टाचारी नामक एक बीमारी लग गई है भ्रष्टाचार की। केंद्र से लेके हर प्रदेश में जनता के टैक्स पेयर के पैसे को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप बताइए, अब रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो रोड टैक्स जब गाड़ी खरीदो तब दो और टोल टैक्स गाड़ी जब चलाओगे तब दो। सारे रोड कौन बना रहा है आज की डेट में? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पीपीपी मॉडल में सड़कें बना रही है और इनके मित्र सारे ठेकेदार सड़कें बना रहे हो। वो उसके बाद जनता से टोल टैक्स के नाम पर एक मोटी उगाई कर रहे हैं और ये हाल पूरे देश में यही हालत शिक्षा की है। आप बताइए, ग्वालियर में जहां से मैं आता हूँ 57-58 फर्जी कॉलेज मिले, केवल कागजों में कॉलेज चल रहे हैं, ना तो बिल्डिंग है ना जमीन है, कुछ पता नहीं, ना स्टाफ है जी। अभी आपने भी पढ़ा होगा और आपने भी इस विषय पर कई बार चर्चा की है किस प्रकार से नर्सिंग घोटाले में कितने सारे फर्जी नर्सिंग कॉलेज खुल गए जी। क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? केवल इनके नेता, प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, मंत्री भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। असल में ये लोग मध्य प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की एक लत इनको इतनी गंभीर लग गई है जिसके कारण से आज मध्य प्रदेश परेशान है। मध्य प्रदेश में शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा चुकी है। आप देखिए, इंदौर में एक फर्जी कॉलेज चल रहा है, वो अस्पताल चल रहा है जिस डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं। ग्वालियर में जिन हॉस्पिटलों के रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुके उनके नाम बदलकर उन्हीं बिल्डिंग में द्वारा नए हॉस्पिटल चल गए। इसको लेकर भी आपने डिबेट रखी थी, आपको याद होगा। ये सब ताजे मामले में आपको याद दिला रहा हूँ। क्या भाजपा के प्रवक्ताओं ने ये बताया या नेताओं ने ये बताया कि हमने कोई कार्रवाई की? जब कोई विषय संज्ञान में आता है 2 दिन डिबेट होती है, चैनल वाले बेचारे बात करते हैं, अखबारों में छपता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कड़ी कार्रवाई होगी और उसके बाद लीपापोती कर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो काफी सारे घोटाले और काफी सारे अनियमितताओं का हवाला यहाँ कांग्रेस दे रही है। इस पर मैं जवाब जरूर लूंगा सचिन वर्मा जी आपसे। फिलहाल सामाजिक विश्लेषक अविराज जी से बात करेंगे। अविराज जी, लगातार सरकार की कोशिश होती है कि शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। अभी तो रिजल्ट भी आया, बहुत अच्छा हमारी बेटियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो पूरा आयोजन हुआ जिस पर आपने भी गौर किया, क्या वाकई एक सार्थक प्रयास हम सरकार का कह सकते हैं शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, शिक्षा को संस्कार से जोड़ने के लिए? यह है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहले तो इस विषय पे आपने जो इस मुद्दे पे आज आपने बात रखी और हमें जोड़ा है जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार की जो नीति और जिससे आज ये कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से सार्थकता वाली बात है, क्योंकि जिस हिसाब से आज मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया है और ये हम सभी के लिए बेहद ही गौरव वाला विषय है कि मध्य प्रदेश का रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव रहा। जिस हिसाब से हमारी बहन जो सिंगरौली की निवासी प्रज्ञा जायसवाल जो 500 में से 500 नंबर लाती है, और अगर ऐसा रिजल्ट आना तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार का एक बेहतर प्रदर्शन रहा होगा और उसी प्रकार से हमारे साथ आज किसी न किसी रूप से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल बात यह होती है कि हमें जिस मुद्दे पे, जिस विषय पे बात करने की आवश्यकता है, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमारे कुछ छात्र जो पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनके मन में पीछे रह जाने की वजह से एक नकारात्मक कहीं ना कहीं सोच रह जाती है। वो किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक कदम उठाने के लिए विवश होते हैं या अपना एक भाव बना लेते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये प्रयास करना चाहिए उनके बच्चों को मोटिवेट करने का, और अभिभावकों को और बच्चों को, अभिभावकों को एक समन्वय बना के अपने बच्चों के साथ बैठ के उस हिसाब से उस विषय पे बात करने की आवश्यकता है कि आज अगर किसी प्रकार से अगर कोई रिजल्ट थोड़ा कहीं अगर हम बैक हो गए तो उससे इतना चिंता का विषय नहीं है कि हमारा पूरा जो जीवन है छोटे से रिजल्ट पर टिका हुआ, ऐसा नहीं है। और हमें उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनके बीच में बैठ के उनके साथ एक सकारात्मक विचारधारा वाली बातें करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आज एक छोटे से रिजल्ट से हमारा भविष्य नहीं टिका हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बड़े बड़े जो पूर्व के महापुरुष रहे, अगर उनके जीवन की अगर हम बातें करते हैं, उनकी गाथाएं अगर हम बच्चों के बीच में सुनाते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष रहा है। और हमें इस विषय पे बात करनी चाहिए कि हमारी बहनों ने, हमारे छात्रों ने किसी न किसी प्रकार से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और मध्य प्रदेश का बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। लेकिन अगर हमारे बच्चे जो किसी न किसी प्रकार से किसी अंकों से फेल हुए या अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उनसे समझाने और उनसे बीच बात करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता तो है विराज जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि क्या अभी जो बुनियादी शिक्षा हम प्रदेश में बच्चों को दे रहे हैं, उससे क्या सीधे तौर पर नैतिक मूल्यों में उनके इजाफा हो रहा है? क्या संस्कारों से हम उन्हें जोड़ पा रहे हैं? निश्चित रूप से भाई साहब, मुझे लगता है कि लौटेंगे फिर से उसी अंदाज में, थोड़े से बादल छा जाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं होता। और इस बात को लेके, इस बात की सार्थकता को लेके हमें बच्चों के बीच में बैठना चाहिए। और स्कूल और कॉलेज में जब कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम होते हैं, हमारे जैसे सामाजिक व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति को कहीं ना कहीं समय निकाल के बच्चों के बीच में बैठना और उन्हें समाज की बेहतरी के लिए समझाना, समाज के बीच अच्छे काम करने के लिए समझा के बैठ के बात करने की, उनसे बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका इजाफा होगा। बिल्कुल, तो काफी पॉजिटिव स्टैंड आपका इस पर अविराज जी देखने को मिल रहा है। लेकिन सचिन वर्मा जी, कांग्रेस इस पर उतनी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है सचिन जी की संवैधानिक संस्थाओं का चुनाव के लिए आप दुरुपयोग कर रहे हैं और बड़े बड़े घोटाले प्रदेश में सामने आए जो कि शिक्षा व्यवस्था से ही जुड़े हैं, कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कैसे एतबार होगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा? देखिए, अब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं जी, वहीं पर अब आपने कल देखा होगा कि राहुल गांधी जी जो है जी, वो ईडी के सीबीआई के डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वो विपक्ष के नेता के रूप में गए थे प्रधानमंत्री कार्यालय। तो जो व्यक्ति राहुल गांधी जिनके खिलाफ में खुद चार्जशीट फाइल की हुई है ईडी ने जी, अब ऐसे किसी व्यक्ति को सीबीआई के डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर ईडी को किसी का चयन करने का या चयन प्रक्रिया में क्या टिप्पणी है? आपने अखबार पढ़ा है इसका? वो किसी और को ईडी आज सरकार के तोते के रूप में काम कर रहा है। शुचिता की बात करते हैं और जो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता की बातें करते हैं जी, वो ये खुद अपना कोई उदाहरण या इस तरह का कोई उदाहरण स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं जी। जब गांधी परिवार की जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं वो जितने भ्रष्टाचार हुए, नर्सिंग घोटाले से पाई जाती है, यूनिवर्सिटी में जितने घोटाले के ऊपर चल रहा है, तो सीबीआई के डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया में कैसे वो बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल सचिन जी, उनका सवाल वही है कि जब प्रदेश में इतने घोटाले हुए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस दिशा में सरकार की तरफ से? देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये भी जो कार्रवाई हुई जी, जो जिसने ईडी ने चार्जशीट सबमिट की है, तो पहले तो ये भाजपा की सरकार के पहले ऐसा होता था कि कांग्रेस की सरकारों के समय जो घोटाले हुए थे, हाईकोर्ट, ये जो फर्जी हॉस्पिटल खुल गए इतने सारे, इस पर कौन जवाब देगा? कार्रवाई करती, ये जो फर्जी कॉलेज खुल गए हैं इतने सारे, इस पर जवाब कौन देगा? हाईकोर्ट 22 साल से मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया पूरी शिक्षा को चौपट कर रहा है, इस पर जवाब कौन देगा? पंजीबद्ध होते थे और जब जांचें होती थी, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बात करें, इधर की बात क्यों करते हैं? अगर कोई ऐसे कांड हुए हैं और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में टीवी 24 के माध्यम से मैं सवाल करता हूँ, इससे जवाब नहीं लीजिए, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? पॉइंट टू पॉइंट जवाब दें। प्रकरणों में जो एफआईआर है सरकार ने दर्ज कराई है या भाजपा की सरकार ने जो है एफआईआर दर्ज कराई है, किसी कोर्ट के डायरेक्शन पे थोड़ा कार्रवाई हुई है जी। तो ये जो फर्क जो है भाजपा और कांग्रेस में वो बना हुआ है
वो बना ही रहेगा। हम राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं। आप एक मिनट में जवाब दे दूं जो है, एक मिनट का मुझे आऊंगा धर्मेंद्र जी, बिल्कुल आपका रुख करूंगा मैं, निश्चिंत रहें। नहीं, ये जो शुचिता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने नैतिकता के आधार पर अपने नेताओं से इस्तीफा ले लिए थे और वो सारे के सारे नेता बाइज्जत बरी हो गए, चाहे वो 2G हो चाहे। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं रुक करूंगा, विस्तार से आपसे जवाब होगा इस पर। सचिन जी जल्दी आपकी बात पूरी करें। जी सचिन वर्मा जी। क्योंकि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है उन्होंने भी कभी भी जो है राजनीतिक शुचिता का पालन नहीं किया। ठीक है, अब धर्मेंद्र जी का रुख लेते। धर्मेंद्र जी, सरकार का कहना है कि जितने घोटालों की बात आप कर रहे हैं उस पर जांच जारी है, कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन कमी कहां पर आप देख रहे हैं? क्या कहीं पर हम लैग कर पा रहे हैं? क्या पारदर्शिता की कमी कांग्रेस देखती है? आप बड़े जिम्मेदार हैं, मैं जानता हूं आप बहुत निष्पक्ष हैं। मैंने जितने सवाल किए और बीजेपी के प्रवक्ता के जवाब सुने, क्या उन्होंने एक भी सवाल का सीधा जवाब दिया? आपने ईडी सीबीआई इधर उधर की बात करी, मैंने आपसे पूछा नर्सिंग घोटाले में क्या हुआ, कुछ नहीं बोला। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में इतने सारे फर्जी कॉलेज खोल दिए, क्या हुआ? इतने सारे फर्जी अस्पताल मध्य प्रदेश में खुल गए, इतने सारे परिजनों का उनके इलाज में लापरवाही के कारण जी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का काम करती है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं, 2G स्पेक्ट्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या हुआ? इन्हीं की सीबीआई कोर्ट ने ए राजा और कनिमोजी को बाइज्जत बरी कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम को लेकर कलमाड़ी जी को बदनाम करने का काम किया। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है, उनके केंद्रीय मंत्रियों पर जब भी आरोप लगा नैतिकता के आधार पर इस्तीफे लिए, और आज उन्हीं कलमाड़ी जी को इन्हीं के कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया कि इस प्रकार का कोई घोटाला ही नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केवल आरोप लगाए, हमने आरोप मात्र पर अपने नेताओं से इस्तीफा ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर करोड़ों रुपए भर भर कर मिला। इनके केंद्रीय मंत्री के एक नेता के बेटे के हजारों करोड़ों के वीडियो वायरल हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपने किसी नेता पर कोई कार्रवाई की, किसी का इस्तीफा लिया, किसी को जेल भेजा? जी, ये केवल बड़बोलापन करते हैं, झूठ बोलते हैं। इनसे जब भी आप मुद्दे की बात करेंगे, इनसे बात करेंगे भोपाल की, जब बात करेंगे दिल्ली की, अरे भाई, और जब दिल्ली की बात करोगे तो लखनऊ चले जाएंगे। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है धर्मेंद्र जी, घोटाले तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हुए हैं। जी धर्मेंद्र जी, घोटाले तो निश्चित तौर पर हुए, लेकिन जब हम शिक्षा व्यवस्था पर बात करें तो क्या मानते हैं, क्या सिर्फ घोटाला ही एक कड़ी हो सकती है या और भी विषय आप देखते हैं इससे जुड़े जहां पर हमें अभी ध्यान देने की जरूरत है? कितना शर्मसार हुआ जब व्यापम घोटाले के नाम से पूरे मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। नर्सिंग घोटाले पर मध्य प्रदेश को बदनाम पूरे देश में किसने किया? इसी बीजेपी की सरकार ने किया। इतने बड़े बड़े घोटाले शिक्षा से जुड़े हुए मैंने गिनाए आपको। आज मध्य प्रदेश को बदनाम कौन कर रहा है पूरे देश में? ये भारतीय जनता पार्टी के 22 साल से भ्रष्टाचारी जो लोग सत्ता में काबिज हैं, वो दीमक की तरह मध्य प्रदेश को चाटने का काम कर रहे हैं। अविराज जी, क्या ये जो तमाम जवाब आप जब इनसे जवाब पूछेंगे तो ये गोलमोल घुमाएंगे, सीधा जवाब नहीं देंगे। अविराज जी का रुख कर लेते हैं। अविराज जी, क्या ये तमाम घोटाले स्कैम्स हैं, वाकई हम कह सकते हैं कि हमारी साख पर पट्टा है? और कैसे विश्वसनीयता हो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश और गौरवान्वित करे, पूरे देश में नाम रोशन हो, इसके लिए क्या कदम सरकार को अभी उठाने की आवश्यकता आप देखते हैं अविराज जी? भाई साहब, मैं जिस स्थान से आता हूँ रीवा से जी, हमने अपने साथियों के साथ एक मांग की थी कि बहनों के लिए, रीवा जिले में एक ही कन्या महाविद्यालय है, शासकीय कन्या महाविद्यालय जी। हमने अपने साथियों के साथ मांग की थी, अपनी बहनों के साथ मांग थी कि बहनों के लिए एक और कन्या महाविद्यालय होने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से शिक्षा अगर मजबूती से चाहिए तो हमें सर्व सुविधा अपने बच्चों को, अपने छात्रों को, अपनी बहनों भाइयों को देना पड़ेगा जी। इस हिसाब से अगर मुझे लगता है कि जिस जिले में मैं रहता हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं हम लगातार अपने बहन भाइयों के लिए या छात्रों के लिए जिस हिसाब से आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित रूप से उनके साथ रहते हैं। लेकिन मेरा दूसरी तरफ मानना यह भी है कि छात्रों के लिए हम स्वयं कहीं ना कहीं हमें भी अपनी बातें छात्रों के बीच बैठना चाहिए, उनसे बातें करने की आवश्यकता है। आज अगर मध्य प्रदेश के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और नेगेटिव दोनों चीजों की बात कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी होते हैं। इसका कारण यह है कि हम छात्रों को या अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते जी। और कहीं ना कहीं हमारी बातें उनके मन में ये लगती है कि अगर हम किसी प्रकार से थोड़ा सा बेनुतीड़ होते हैं तो हमारे बच्चों को ये लगता है कि डर और भय का माहौल रहता है अभिभावकों के प्रति और अपने घर के गार्जियंस के प्रति। तो इस बीच को लेकर भी हमें उनमें एक सकारात्मक सोच उनके बीच में बैठ के बनाने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से। और छात्रों या यूथ के बीच में अगर हम वो बातें करते हैं तो यूथ
बहुत जल्दी उस बातों को कैच करता है और उन चीजों को समझने का प्रयास करता है। निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं सरकार ने तो दावा जरूर किया है कि नीति निर्धारण करते हुए जो शिक्षा व्यवस्था है उसे सुदृढ़ किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के भी सवाल अपनी जगह है, जो कि बहुत वाजिब भी है कि जब इतने बड़े स्तर पर स्कैम्स प्रदेश में हुए तो कैसे व्यवस्थाओं पर एतबार किया जाएगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।